दोस्तों, एक बार फिर से आपका लर्न एंड ग्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच ईवीएस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था उसको कंटिन्यू रखते हुए 10वें वीडियो के साथ आया हूँ। बीच में मैं किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो थोड़ी सी लेट हो गई है 10वें वीडियो आने में। और बाकी आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, मलयालम में चिटप्पन बुलाया जाता है। ये अब क्वेश्चन आ गया है मलयालम से क्वेश्चन है, यानी मलयालम। सबसे पहले आपको बताना होगा मलयालम कहाँ की भाषा है। तो हम आपको बता दें, मलयालम जो भाषा है वो है केरला की, यानी केरल की भाषा है मलयालम। अब बात आई केरल की, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में कप्पा या टेपियोका पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ नारियल की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि सोहन नाम का लड़का, उसके आंगन में लंबे लंबे वृक्ष हैं, उसका घर शिमला है लेकिन वो केरल गया है, लेकिन दोनों जगह के पेड़ में अंतर है, एक जैसे नहीं है। तो बताइए वो पेड़ किस चीज़ का हो सकता है। वो केरल घूमने गया तो वहाँ नारियल की पेड़ हो सकती है, ठीक है। तो चिटप्पन को हम लोग, चिटप्पन मीन्स होता है चाचा। मलयालम में चिटप्पन का मतलब होता है चाचा। अब आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे कुजम्मा किसको बोलते हैं, ठीक है। मलयालम में कुजम्मा किसको बोलते हैं। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, यानी बगुला जो है भैंस पर क्यों बैठता है। ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा है दोनों में सहजीवी का संबंध है, चौथा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। अब भैया बगुला भैंस को क्या ही डरा सकता है ना, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। पहले ऑप्शन को देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो बगुला के पास तो पंख है, बगुला उड़ सकता है और भैंस से जल्दी जा सकता है, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। अब मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए नहीं, यहाँ से ये भी नहीं। ये दोनों में क्या है, सहजीवी का संबंध है। सहजीवी का मतलब जो एक दूसरे के लिए भोजन के स्रोत होते हैं और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं। अब जैसे देखिए, भैंस के शरीर में जो कीड़े होते हैं, उस कीड़े को कौन खाता है, तो बगुला आया, बगुला खा गया, तो भैंस का क्या हो गया, उसके शरीर से जो है कीड़ा निकल गया, उसको फ़ायदा मिला। और बगुला को क्या फ़ायदा मिला, तो बगुला को उसका भोजन मिल गया, ठीक है। चलते आज के तीसरे क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक शहर के नक्शे पर उल्लेखित है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। अब देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथ, अगर आप मैथ बनाते हैं तो इसको रीजनिंग टाइप का कह लीजिए, जो भी कहिए। तो सिंपल सा है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो 100 मीटर। यदि दो, देखिए पहले कह रहा है कि दो क्षेत्रों के बीच, एक क्षेत्र यहाँ हो गया, एक क्षेत्र यहाँ हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए, वो पूछना चाह रहा है इसमें कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। अब वास्तविक दूरी, मैप में हम लोग जब मैपिंग स्केल देखते हैं, जब मैप बनाते हैं, तो उसमें आपको एक साइड में स्केल दिखता है, उसमें लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर। हम एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा स्पेशली मैप पे बेस्ड होगा, जिसमें मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हम उसी पे करेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता नहीं होता। तो अभी क्वेश्चन को फिलहाल देखते हैं। दो क्षेत्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब हमको पता है, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। आप लोग बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे। एक कलम का दाम 10 रुपये, तो बताइए 5 कलम के दाम कितने होंगे, तो 10 गुने 5, 10 इंटू 5 कर देते थे। ठीक उसी टाइप का तो है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 15, तो 1500 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 1500 मीटर आ गया ना। अब 1500 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, किसमें, हमारा ऑप्शन जो दे रखा है वो किलोमीटर में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 1500 मीटर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पता है 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। देखिए 2 जीरो यहाँ से ख़त्म, बच गया 10। 10 के बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक पहले डेसिमल डाल देंगे, यानी 1.5 किलोमीटर जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। अब देखिए, कोई जीवाश्म ईंधन है, को पता होगा जीवाश्म ईंधन क्या है, तो कोयला है। ये सब जो भी जीव के अंश से प्राप्त हो, इसको बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाकर ये मिलता है। ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, ये पारंपरिक स्रोत होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। अब कहता है CO, CO2, SO2, NO, तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है आधे जले हुए जीवाश्म ईंधन से। चलते हैं आज के पांचवा क्वेश्चन पर। आज का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के लोगों का मनपसंद भोजन इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है? इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, इसको देखते ही पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का कोई स्टेट होगा। ठीक है, साउथ इंडिया बोले तो भारत का ये भाग, कहीं ना कहीं वो इस भाग से जो है वो स्टेट होगा। ठीक है, भारत के साउथ मतलब साउथ स्टेट की बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना होगा, बहुत बार मैप से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस स्टेट का नेबरिंग स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट है जो अरब सागर से लगता हुआ है या बंगाल की खाड़ी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इधर जो है हमारा, जिधर मैं बी लिख रहा हूँ, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, और इधर हमारा अरेबियन सी है, जिधर मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सामने जब मैप हो तो याद रखिएगा, एक जैसे हम लोग ए बी स्टार्ट करते हैं तो इधर से इधर की ओर चलते हैं, तो यहाँ हमारा पहले ए आएगा यानी अरेबियन सी, और एक दूसरा हमारा फिर बी आएगा यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब कहता है इडली, डोसा, वड़ा और सांभर, नारियल की चटनी। देखिए, नारियल देखे नहीं तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि नारियल के तेल में तली हुई मछली गोवा में खाते हैं तो गोवा वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा सोच के हम नहीं लगाएंगे, ये हमारा ऑप्शन कभी नहीं होगा। देखिए, राजस्थान की बात की जा रही है, अभी मैंने बताया जो भी साउथ स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट है, वहाँ नहीं है तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी कट जाएगा हमारा। हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात भी हमारा साउथ में नहीं है, ये वेस्ट में है। आप मैप जब बनाते हैं तो एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कौन सा डायरेक्शन किधर है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ऊपर में होता है हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे, तो हमारा गुजरात यहाँ पे कहीं पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेस्ट में चला जाता है। अब ऑप्शन बच गया हमारा जो कि हमारे सामने है, वो है सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जब भी इडली वड़ा की बात आए, डोसा की बात आए, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले, अब रेत देखा नहीं, मन में आ गया राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब पूछ देता है रेगिस्तानी योग तो बच्चे लगा देते हैं कि भाई राजस्थान में मिलते, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, इंग्लैंड। अफगानिस्तान तो मान सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में कहाँ भैया, इंग्लैंड नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन खत्म। आप एलिमिनेट करना सीखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है। चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन की, कहता है बांग्लादेश और राजस्थान। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि राजस्थान मतलब सुनते ही ये हम मेरे मन में नहीं आना चाहिए, बांग्लादेश की बात कहीं नहीं की जा रही है, तो ये ऑप्शन हमारा बांग्लादेश के कारण गलत। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, बर्लिन के कारण भी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में बताया गया है जो ये रेत के टीले जो हैं वो पाए जाते हैं अबू धाबी और पाकिस्तान के कुछ वेस्ट साइड, वेस्टर्न पार्ट जो है वो अफगानिस्तान के, सॉरी, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अबू धाबी और अफगानिस्तान। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, रेत के टीले। फिर पूछ देता है खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए अबू धाबी की जो मुद्रा है यानी वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में वो भी करा है। चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन पे। आज का सातवां क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बात की जा रही है छऊ की, तो देखिए, असम का बिहू। याद रखिएगा, एक ट्रिक है, बहू कहाँ से आई जी, तो असम से, असम का बिहू। महाराष्ट्र का लावनी, क्या है, लावनी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ का है कथक, कथकली, केरला, कथक, उत्तर प्रदेश। बात बच गई हमारी यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो है वो क्या है, छऊ, छ से छत्तीसगढ़ और छ से छऊ। याद रखेंगे, छऊ कहाँ का नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि तमाशा एक नृत्य है, ये कहाँ की नृत्य है। ठीक है, चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन पे। आज का आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब देखिए, फिर से कर्क रेखा वाली क्वेश्चन आ गई। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि नहीं गुजरती है, यहाँ पूछा जा रहा है कहाँ से गुजरती है, तो आपको ध्यान देना होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको वो ट्रिक याद है आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सोचेंगे तुक्का लगाएंगे, हो सकता है गलत हो, जबकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो किस राज्य से होकर, ट्रिक क्या था आपको याद है, नहीं याद है तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहूँगा। मित्र, पर, गमछा, झार। अब देखिए,
मित्र पर गमछा झाड़। अब बात करेंगे इस ट्रिक में क्या क्या, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 8 राज्य हो गए। तो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ध्यान रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे तो फिर आपको बहुत बाद में गिल्ट फील होगी, हम ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ गए जो नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ से देखते हैं किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा जा रहा है इस ट्रिक के हिसाब से। यहाँ पे कह रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है। बिहार इसमें कहीं नहीं आया तो ये कट जाएगा, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आया कट जाएगा, पंजाब कहीं नहीं आया ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। तो ठीक है, इस छोटा सा ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन है, एक नर मच्छर इंसान को किसकी मदद से ढूंढता है। अब देखिए क्या कहता है, उसकी आवाज़ से, पैर के गंध और शरीर की गर्मी से इंसान को देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि मच्छर जो है इंसान को कैसे ढूंढते हैं, तो उसके पैर की गंध से और शरीर के गर्मी से। तो आवाज़ तो यहाँ से तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम, उसकी आवाज़ से इंसान को देख सकते हैं ना, ये तो होने से रहा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर गौर करेंगे तो आपको हर जगह दिखेगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो एनोफिलीज मस्कीटो के काटने से, फीमेल एनोफिलीज उसमें लगा होता है। डेंगू की बात करें फीमेल एडिस मच्छर के काटने से होता है ना। तो हर जगह जो है खून चूसने का जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो फीमेल मॉस्किटोज़ के द्वारा किया जा रहा है। जो उसमें फीमेल है वो खून चूसने का काम करते हैं। यहाँ किसका बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है नर का। बेचारा भोला भाला सा, ये कहीं खून चूसने नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बात की जा रही है नर मच्छर की। ठीक है, क्योंकि जो भी फीमेल होते हैं उनको अंडे देना होता है, तो इसलिए उनको ब्लड चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, ऐसे समूह को चुनिए जिनका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। बात की जा रही है पुनः चक्रण, आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। बात की जा रही है 3R की। किसकी बात की जा रही है, 3R। आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, आपको दिखता होगा ग्रीन कलर का 3 एरो जैसा बना के सर्कल जैसा रहता है। यानी 3R मीन्स क्या क्या। सबसे पहला होता है रिड्यूस या रिसाइकल, जो भी लिखना है, रिड्यूस, रीयूज और फिर रिसाइकल। अब देखिए इसका मतलब रिड्यूस कीजिए, कहता है रिड्यूस कीजिए मतलब आप उसके यूज़ को कम कीजिए। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, घर में हम है नहीं है, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, नहीं, आपको कहता है जितना यूज़ हो आप उतना ही यूज़ कीजिए। ये भी नहीं कहता कि आप कम करिए, ज़रूरत है फिर भी एकदम नहीं यूज़ करना है, गर्मी लग रही है नहीं करना, नहीं, यूज़ कीजिए लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना। बात करेंगे रीयूज़ की। मॉल गए कपड़े लेने के लिए, खरीदने के लिए, वहाँ एक बैग दे दिया गया, 5 रुपये चार्ज भी कर दिए गए। अब नेक्स्ट डे जब भी आप मॉल जाइए सामान खरीदने, कपड़े खरीदने, तो आप क्या कीजिए कि जो बैग आप लाए थे उस बैग का फिर से यूज़ कीजिए। आप वो बैग को अपने साथ ले जाइए कि भैया मुझे बैग दूसरा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बैग है। इससे क्या हुआ कि बैग का जो एक्सेस खर्च था या जो ज़्यादा यूज हो सकता था, यानी एक आदमी अगर मान लीजिए हफ्ते में 10 दिन मॉल जा रहा है सामान लाने, या 5 दिन ही गया ग्रोसरी आइटम्स लाने, या 2 दिन ही गया, तो वो तो दो बैग लेकर आया। लेकिन अगर वो एक बार एक बैग लाया और उसको यूज़ कर रहा है, तब तक यूज़ कर रहा है जब तक वो यूज़ करने लायक है, तो उससे क्या होगा, उसका यूज़, जो बैग का खपत है, जो बैग का खर्च है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो बैग दूसरे आदमी के पास चला जाएगा, इससे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, और रिसाइकल की बात की जा रही है, तो जब हम बात करेंगे रिसाइकल की, तो जैसे कि आप देखते होंगे आपके गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में आते रहते हैं वो कबाड़ वाले, खरीद के ले जाते हैं मेटालिक चीज़ जो भी है, लोहा हो या पेपर का कोई पेपर आइटम होता है, उसको क्या करते हैं कि उसको फिर से वो लोग नया बनाते हैं। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ बात की जा रही है रिसाइकल की। तो अब देखेंगे रिसाइकल किसका हम कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, किसकी बात की जा रही है, रिसाइकल की बात की जा रही है। अब देखिए कहता है पॉलीथीन बैग, कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। अब देखिए पॉलीथीन बैग का तो हम नहीं कर सकते, यहाँ चादर दे रखा है, फिर से चादर का हम नहीं करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ चमड़े का बैग दे रखा है, फिर से ये नहीं होगा हमारा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट ईजिली कर पा रहे हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी, लोहे के कील, कांच की बोतल, गत्ते का डब्बा, समाचार पत्र। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन पे। आज का 11वां क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कसक, जिसको फैंग कहते हैं, विषदंत यानी कसक यानी पैंग्स जिसको बोलते हैं, विषदंत फैंग्स बोलते हैं, छेदक इंसीजर और सल्क स्केल्स। तो सांप के जो 2 दांत होते हैं, आपने जब सांप के बारे में पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि सांप सुन नहीं सकता है, वो कंपन के माध्यम से, या फिर जो सपेरा बीन बजाता है तो उसके बीन के हिलने डुलने से वो समझता है कि वो कुछ करना होता है। ऐसा नहीं कि अब वो
वैसा धुन बजा रहा है तो सांप वहाँ आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांप जो है उसके पास कान नहीं होते, वो कंपन से महसूस करता है या फिर बीन के हिलने डुलने से अपना सर हिलाता है। अब बात की जा रही है, सांप के दो दांत होते हैं, जो दांत क्या होते हैं, विष दंत होते हैं, जिसको फैंग्स बोलते हैं, जिसके द्वारा वो विष छोड़ता है, जिसको काटता है उसमें विष डालता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो भारत में विषैले सांप जो 4 पाए जाते हैं उनका नाम जो है क्या क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पे। आज का 12वां क्वेश्चन है, सीएनजी का विस्तारित रूप क्या है। अब देखिए, सीएनजी की बात की जा रही है तो नेचुरल गैस तो सब में दिख रहा है, यहाँ भी नेचुरल गैस है, यहाँ भी नेचुरल गैस है, यहाँ भी नेचुरल, सब में नेचुरल गैस आपको दिख रहा है। लेकिन इसमें सही कौन सा है, इसमें सही कौन सा है, जब हम बात करेंगे सीएनजी की तो उसका सही रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी। आजकल देखते हैं बसों में, कारों में, सब जगह सीएनजी किट लगाया जा रहा है, सीएनजी वाली गाड़ियाँ आ रही है। इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन जो है बहुत कम यानी ना के बराबर, जीरो पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि इसका यूज़ कीजिए। आप घर में हम लोग एलपीजी यूज़ करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन पे। आज का 13वां क्वेश्चन है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। अब भाई, पक्षी का घर है, क्यों ना बनाए, सिंपली बोल सकते हैं। हम लोग क्यों घर बनाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए ना, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है रहने के लिए, उसके बाद है मौसम से बचने के लिए, शत्रु से रक्षा के लिए। तो हम लोग तो घर इसी के लिए बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पक्षी जो है सिर्फ और सिर्फ, ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आपने देखा पक्षी के घर में कोई छत होता है जिससे कि वहाँ बारिश से वो बच सके, ठंड ना लगे उसको, खुला सा होता है वो, बस और सिर्फ किस लिए घोंसला बनाते हैं अपना, तो वो उसमें अंडे दे सके। पक्षी अपना अंडा देता है, उससे जो भी उसके बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। फिर जब वो बच्चा खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, खुद से अपना भोजन ढूंढ सकता है, इस लायक हो जाता है, तो वो लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं हम लोग के जैसा परमानेंट घर बना के रहते हैं। तो पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो अंडे देने के लिए बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन पे। आज का 15वां क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र कौशल का क्या यूज, क्या करता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, पूर्वानुमान और गणितीय कौशल को विकसित करना। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास मानचित्र कौशल की बात की जाए तो आपको ऑप्शंस में कहीं ना कहीं सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना दिख ही जाएगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन रहे ईवीएस में मैपिंग से अगर रिलेटेड है तो आपको यही ध्यान रखना होगा, उसमें सापेक्ष स्थिति की बात की जाएगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, लैंडस्केप खींचना या रिकॉर्डिंग कौशल। ये सारे जो है रिकॉर्डिंग कौशल वगैरह जब आप सर्वे करने जाते हैं तो उसमें ये सारे कौशल आप सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते 15वें क्वेश्चन पे। आज का 15वां क्वेश्चन है, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधे पौधे के आधार यानी जड़ में दिया जाता है, क्या कहलाता है। अब देखिए, इरिगेशन का एक सिस्टम है, उसके बारे में ये पूछ रहा है नैनो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन। जो यहाँ हमारा सही आंसर होगा वो होगा ड्रिप इरिगेशन। कहीं कहीं आप एनसीईआरटी में इसको टपकन विधि देखते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, मान लेते हैं ये पौधा है, तो क्या करते हैं कि एक पाइप के द्वारा एक छोटा सा यहाँ पाइप लगाते हैं और इसका जो जड़ है बस इतने में ही ये पानी जो है बूंद बूंद के माध्यम से जाता है। बाकी खेतों में जो है पानी नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पौधे के जड़ के पास दिया जाता है ताकि पौधा का जड़ जो है उस पानी का यूज़ प्रॉपरली कर सकें। जब बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की, जब आ ही गई तो मैं बता दे रहा हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐसे स्टैंड होता है, इसमें एक वॉल्व लगे होते हैं इस टाइप का, और ये राउंड राउंड रोटेट करता है और जैसे फव्वारा से पानी निकलता है उसी टाइप से पानी पूरा ऐसे ऐसे फैलता है जैसे बारिश टाइप का। तो इसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है इन कंपेयर टू ड्रिप इरिगेशन। तो सही आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है वो किस देश में है। किसकी बात की जा रही है, माउंट एवरेस्ट पर्वत की, और इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी जो पर्वत है उसकी हाइट क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कमेंट करके। मैंने एक वीडियो में भी बताया है ये कि माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा आप लोगों से कि अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, मैंने जो भी 15 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, आज हमारा 10वां वीडियो था। अभी आप लोग जाइए स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 10 तक पूरा कंप्लीट सीरीज़ देखिए जो अभी तक मैंने डाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर ये
अभी तक जो 10 मैंने बनाए, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप देखते हैं तो जो आपका 15 जो कंटेंट का क्वेश्चन है, आप इजीली उसमें से अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो, आज से जगह सो गए कि भैया अब एग्ज़ाम देना है सीटेट का, किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए। आप इसको देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इजीली 10 to 12 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट, वो भी सही सही से। और जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छी बात है, तो आप लोग रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ करेंगे याद रहेगा। दूसरा चीज़, आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पेन पेपर लेके बैठिए साथ में और देखिए कि कितना सही आप कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, प्लीज़ जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनसे बोलिए कि भैया एक जगह है जहाँ अच्छी पढ़ाई दी जा रही है। अगर आपको रियली आपको अच्छा लगा तो, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। और एक वीडियो मैंने अपलोड करा अपने चैनल पे कि सीटेट एग्ज़ाम कैसे देना है। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ आपको हेल्प करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।